नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बिहार सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम भी आने वाला है उसके लिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो पिछला जो वीडियो मैंने लिया था उसमें मैंने सिर्फ जनरल अवेयरनेस मैंने कवर किया था 50 क्वेश्चन क्योंकि 2 सालों का था वो। एक तो 17 जुलाई 2016 का था और एक 21 अगस्त 2016 का था, मतलब 2 पेपर था उसमें, इसीलिए 50 क्वेश्चन। और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं पूरे 50 और हिंदी के भी पूरे 50। तो आप लोग पूरा देखिए। अगर आप लोग सिविल कोर्ट का तैयारी कर रहे हैं, चाहे क्लर्क का हो, कोर्ट रीडर सा, गवाही लेखक हो, स्टेनोग्राफर हो, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इंग्लिश भी कवर हो जाएगा आपका, हिंदी भी कवर हो जाएगा। और जनरल अवेयरनेस के लिए मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो पहले हम लोग लेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहले जो 8 प्रश्न हैं 1 से लेकर 8 तक, वो हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि अनेक शब्दों के एक शब्द। तो पहला देखते हैं, वन इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कला और साहित्य के प्रति उदासीन हो, मतलब उसे कला और साहित्य पसंद ना हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए एक शब्द है, वो कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं फिलिस्टीन, एरोमेटिक, स्कॉलर या क्रिटिक। तो फिलिस्टीन का मतलब होता है अबौद्धिक व्यक्ति, अबौद्धिक व्यक्ति या तो फिर अशिक्षित व्यक्ति। एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित, सुगंधित। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान या तो फिर आप कह सकते हैं पढ़ा लिखा इंसान। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक, आलोचक। तो इसके अनुसार जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए फिलिस्टीन, मतलब अबौद्धिक व्यक्ति या अशिक्षित व्यक्ति। दूसरा प्रश्न, अ नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मासेस ऑफ लैंड, मतलब जमीन का एक संकीर्ण टुकड़ा जो कि भूमि के 2 विशाल समूहों को मिलाता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? गल्फ, पेनिनसुलर, कॉन्टिनेंट या इस्थमस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी इस्थमस। आइए इसको मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये है इस्थमस, तो ये है पनामा इस्थमस। तो ये किसको मिला रहा है? भूमि के 2 विशाल समूहों को। एक है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और एक है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। देखिए कितनी पतली पट्टी है ये, है ना, एक संकीर्ण जमीन का टुकड़ा, इसी को बोलते हैं इस्थमस। यहाँ पे इसका जूम्ड मैप मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जूम्ड मैप, इस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं इसको। बाकी के जो हमारे ऑप्शन है 2-3, गल्फ मतलब होता है खाड़ी, मतलब समुद्र का एक ऐसा हिस्सा जो कि लगभग तीनों तरफ से या चारों तरफ से कह लीजिए जमीन से घिरा हो। जैसे कि ये देखिए गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में जो है, ये समुद्र का हिस्सा है और ये लगभग चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, इसी को बोलते हैं गल्फ। अब बात करते हैं पेनिनसुलर। तो पेनिनसुलर ये हो गया, जैसे इंडिया का जो नीचे का हिस्सा है इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया, मतलब जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जो लगभग 3 तरफ से पानी से घिरा हो। तो इस तरफ भी पानी है, अरेबियन सी, अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे इंडियन ओशियन, तो ये हो जाता है पेनिनसुला। तो ये भी ऑप्शन गलत था, ये भी गलत था। एक और था कॉन्टिनेंट, ये भी गलत था। तो कॉन्टिनेंट ये होता है, जैसे कि 7 कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, हम लोग का एशिया कॉन्टिनेंट है, फिर यूरोप है और इस साइड ऑस्ट्रेलिया और नीचे में अंटार्कटिका है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है डी इस्थमस। तीसरा देखते हैं, ओपन टू इंजुरी और क्रिटिसिज्म, मतलब कि असुरक्षित और कमजोर, ऐसे लोगों के लिए एक शब्द कौन सा है? सेंसिटिव, इनविंसिबल, वल्नरेबल या नाइव। तो इसके लिए जो शब्द है वो तीसरा का हो जाएगा सी, वल्नरेबल। इसी को बोलते हैं असुरक्षित या तो फिर कमजोर, मतलब ये कभी भी वल्नरेबल है, कभी भी इसे हर्ट किया जा सकता है, इसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बाकी देखिए नाइव होता है कि मतलब जो इनएक्सपीरियंस्ड है, मतलब जिसको एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, नया खिलाड़ी है कोई, उसको बोलेंगे नाइव। इनविंसिबल मतलब जिसको हराया ना जा सके, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सेंसिटिव का मतलब होता है मतलब ईजिली रिस्पॉन्ड करने वाला किसी बात पे या तो किसी घटना पे ईजिली रिस्पॉन्ड करने वाला, उसको बोलते हैं सेंसिटिव। तो ये तीनों ही ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। चौथा देखते हैं हम लोग, चौथा प्रश्न देखते हैं, गवर्नमेंट बाई अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पर्सन्स, मतलब एक ऐसी सरकार जिसमें बहुत कम लोग हों, मतलब एक ग्रुप के लोग हों जो पूरा सरकार चलाते हों, ऐसी सरकार को क्या बोलते हैं? ओलिगार्की, मोनार्की, डेमोक्रेसी या अनार्की। ओलिगार्की को हिंदी में कहते हैं कुलीन तंत्र, मतलब कुछ लोग जो पूरे सरकार को चला रहे हों, कुलीन तंत्र। मोनार्की होता है राजतंत्र, राजतंत्र। और डेमोक्रेसी जो हमारे यहाँ है लोकतंत्र। अनार्की होता है अराजक तंत्र, मतलब जहाँ पे कोई सरकार की सुनती ही ना हो, मतलब जनता
या तो सरकार हो ही ना हो, अगर सरकार है तो जनता सरकार की सुनती ना हो, उसको बोलते हैं अनार्की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए ओलिगार्की। अगर मोनार्की का एग्जाम्पल देखेंगे तो अब तो नहीं, पहले के ज़माने में होते थे, राजा महाराजा ही सरकार चलाते थे, लेकिन यूके को आप कह सकते हैं। लेकिन हालांकि वहाँ पे संविधान से ही चलती है, लेकिन वहाँ जो देश के मुखिया हैं वो अभी भी राजशाही परिवार हैं, राजशाही परिवार है। पहले अभी एलिजाबेथ द्वितीय थी, जिनकी मृत्यु के बाद अभी उनके सुपुत्र जो हैं चार्ल्स तृतीय वो बन गए हैं, वहाँ पे राजा बन गए एलिजाबेथ द्वितीय के बाद। डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र, जहाँ पे जनता अपने सरकार को चुनती है। अनार्की होता है जैसा कि मैंने आपसे कहा, जहाँ पे कोई किसी की सुनता ही ना हो, जैसे कि एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं सोमालिया। डेमोक्रेसी में हमारे इंडिया का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। पांचवा, वन हु कलेक्ट्स क्वाइंस एज हॉबी, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि सिक्कों को अपने एक आदत के रूप में मतलब कलेक्ट करता हो, सिक्का कलेक्ट करना उनकी आदत हो, उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिशियन, फिलेटेलिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट या न्यूमिस्मेटिस्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं उसको, जो सिक्कों को कलेक्ट करना जिनका शौक हो, आदत हो। इसको हिंदी में शौकिया भी कहते हैं, मतलब सिक्का कलेक्ट करने वाला शौकिया। ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है एक ऐसा इंसान जो पक्षियों के बारे में स्टडी करता हो, उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। फिलेटेलिस्ट जो है, फिलेटेलिस्ट बोलते हैं मतलब जो स्टाम्प कलेक्ट करने का शौकीन हो, स्टाम्प कलेक्ट करने का शौकीन हो। स्टैटिस्टिशियन होता है मतलब जो संख्या को मतलब आंकड़ों को जो अध्ययन करते हैं अलग अलग, जैसे कि अभी सेंसस के आंकड़े आने वाले हैं, अभी हर जगह चल रहा है सेंसस, तो उसमें क्या है, उसके आंकड़ों को जो अध्ययन करेंगे या और भी तरह तरह के जो आंकड़े आते हैं उनको अध्ययन करने वालों को बोलते हैं स्टैटिस्टिशियन। छठा प्रश्न, दैट विच लास्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत कम समय तक रहती हों, उसको क्या बोलते हैं? रोटेटरी, रेगुलर, ट्रांजिटरी या रिपोजिटरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ट्रांजिटरी। इसको हिंदी में कहते हैं क्षणिक, मतलब कुछ क्षण रहने वाला, फिर ये नष्ट हो जाएगा, इसीलिए तो है यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो शॉर्ट टाइम हो, मतलब कम समय के लिए रहती हो। रोटेटरी होता है जो मतलब घूमने वाला, जैसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, रोटेटरी। रेगुलर मतलब लगातार चलने वाला। रिपोजिटरी का मतलब होता है भंडार। तो करेक्ट ऑप्शन आप समझ गए होंगे, ऑप्शन सी, ट्रांजिटरी मतलब क्षणिक। सातवां प्रश्न, अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल अबॉलिशन ऑफ वार, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि चाहता हो कि युद्ध हो ही नहीं, वो एकदम युद्ध को समाप्त करना चाहता हो, युद्ध चाहता ही ना हो कि हो, वैसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं? पैसिफिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट या फासिस्ट। तो इनको बोलते हैं पैसिफिस्ट। मतलब कि पैसिफिस्ट का अगर हिंदी में आप जानेंगे तो अमन पसंद लोग, जो एकदम शांति प्रिय लोग हैं, उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। कम्युनिस्ट होता है मतलब साम्यवादी लोग, सोशलिस्ट समाजवादी लोग, और फासिस्ट मतलब फांसीवादी लोग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पैसिफिस्ट। आठवां, रेडी टू बिलीव एनीथिंग, मतलब एक ऐसा इंसान जो कुछ भी विश्वास करने के लिए तैयार हो, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं क्रेडुलस, मतलब वो कुछ भी विश्वास, मतलब सहज विश्वासी, मतलब बहुत आसानी से कुछ विश्वास कर ले, उसे बोलते हैं क्रेडुलस। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल को हिंदी में कहते हैं अविश्वसनीय, तो ये तो होगा ही नहीं। क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, ये भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पे बात है ना, विश्वसनीय मतलब कोई विश्वसनीय बात, तो क्रेडिबल भी नहीं होगा। इनक्रेड्यूलस, इसको कहते हैं अविश्वासी, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्रेडुलस, मतलब कि सहज विश्वासी जो आसानी से किसी बात पे बिलीव कर लेता हो। अब आइए अब देखते हैं 9वें प्रश्न को। तो प्रश्न 9 से लेकर 23 तक जो है उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरने हैं विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, मतलब जो दिए गए 4 एग्जाम्पल होंगे उसमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सूटेबल वर्ड होगा उसको यहाँ पे डालना है, जो खाली स्थान है उसमें भरना है। तो देखते हैं 9वां, वी शुड फिल इन द ब्लैंक्स अपॉर्चुनिटीज एज दे अराइज। आपके ऑप्शंस हैं स्नीज, सीज, साइज या सीज। तो इसके जो मतलब हैं वो चारों के अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सीज। इसका मतलब होता है कब्जा कर लेना, कब्जा करना या तो फिर जब्त कर लेना। तो अब इसको मिलाकर आप इसको पढ़िए, वी शुड सीज अपॉर्चुनिटीज एज दे अराइज, मतलब हमारे पास जब मौके आए तो हमें उन पे कब्जा कर लेना चाहिए, हमें उन मौक़ों को जीत लेना चाहिए। तो यहाँ पे यही करेक्ट हो जाएगा, स्नीज नहीं होगा क्योंकि स्नीज का मतलब हो जाएगा छींकना, तो यहाँ पे इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। साइज मतलब होता है आकार, तो यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। और ये सीज का मतलब होता है रोकना या
बंद कर देना। अक्सर ये लड़ाइयों में इस्तेमाल होता है कि जैसे अगर दो देश लड़ाई कर रहे हैं और फिर दोनों में लड़ाई बंद हो जाए तो उसको कहते हैं सीज फायर का ऐलान कर दिया, मतलब युद्ध विराम की घोषणा कर दिए। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, सीज मतलब जब्त कर लेना या कब्जा कर लेना। 10वां, द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फिल इन द ब्लैंक्स द एग्जामिनेशन। तो जब भी आपके पास ऐसे प्रश्न आए तो याद रखिएगा अ स्टूडेंट ऑलवेज टेक्स द एग्जामिनेशन या टेक द एग्जामिनेशन, तो हमेशा वहाँ पे टेक यूज होता है, तो यहाँ पे भी होगा टू टेक द एग्जामिनेशन। द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर टू टेक द एग्जामिनेशन। 11वां, वी डिडंट फिल इन द ब्लैंक्स द प्रोग्राम टू बी सच अ ह्यूज सक्सेस। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को हिंदी में देखिएगा, एक्सेस का मतलब होता है पहुँच, तो यहाँ पे इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, यहाँ पे ये भी कोई लॉजिक नहीं बनता। ये एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, लेकिन ये जो एक्सपेक्ट है इसका मतलब होता है उम्मीद करना। तो यहाँ पे आप इसको मिलाकर देखिए, जो कि करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एक्सपेक्ट मतलब वी डिडंट एक्सपेक्ट द प्रोग्राम टू बी सच अ ह्यूज सक्सेस, मतलब हमने उम्मीद नहीं किया था कि ये प्रोग्राम इतना बड़ा सक्सेस हो जाएगा। 12वां, द गवर्नमेंट इन अ बिड टू मेक बिहार अ प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हैज़ मेजर स्कीम्स टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एट डिफरेंट स्टेजेस। मतलब जो सरकार है बिहार की, वो क्या कर रही है कि बिहार को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए कई सारे स्कीमों को, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या कर रही है, लॉन्च कर रही है, पुश कर रही है, अपोज कर रही है, खोल रही है। क्यों? ताकि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग अलग स्टेज पे डेवलप किया जाए। तो ऐसे में हमेशा लॉन्च इस्तेमाल होता है कि लॉन्च कर रही है बिहार सरकार कई सारे स्कीम को बिहार को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप। 13वां प्रश्न, आई सफ़र फ्रॉम नो फिल इन द ब्लैंक्स अबाउट माई कैपेबिलिटीज़ का मतलब होता है क्षमताएं, मतलब मैं अपनी क्षमताओं को लेकर किसी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं रहता हूँ। तो क्या हो जाएगा, एल्यूजन्स, मतलब किसी भ्रम में नहीं रहता हूँ अपनी क्षमताओं को लेकर। बाकी जो ऑप्शंस हैं, हेलोसिनेशन इसका मतलब होता है मति भ्रम। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पनाएं। डाउट का मतलब होता है संदेह। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा एल्यूजन्स। 14वां, अ पर्सन हु फिल इन द ब्लैंक्स ऑन हिज ऑन एफर्ट हैज़ द बेस्ट चांस टू विन। तो जब भी फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आप यहाँ पे देख लीजिए ऑन, तो याद रखिए रिलाय के बाद, रिलाय मतलब किसी पे भरोसा करना या किसी के उम्मीद पे रहना, तो रिलाय के बाद हमेशा ऑन या अपॉन इस्तेमाल होता है। बाकी मेक्स, पुट, रन ये सब के साथ ऑन या अपॉन नहीं होता है, तो इसका साफ मतलब है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिलाय। चूँकि यहाँ पे रिलाइज है तो रिलाइज ही होगा। अ पर्सन हु रिलाइज ऑन हिज ऑन एफर्ट हैज़ द बेस्ट चांस टू विन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने ही एफर्ट पे भरोसा करता है वो हमेशा जीत जाता है। 15वां, ऑल द एप्लीकेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स एंड रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। तो हमेशा याद रखिए यहाँ पे जब भी आएगा, ये नाउन है, तो अगला नाउन, अगर दो नाउन एक साथ रहते हैं तो इसको एक नाउन को अपस्ट्रॉफी एस के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई नाउन ही आएगा और ऑप्शन में नाउन सिर्फ एक है, रैंक। ऑल द एप्लीकेंट्स रैंक एंड रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। तो दो नाउन एक साथ है तभी एक नाउन को अपस्ट्रॉफी एस के साथ जोड़ दिया गया है। 16वां, शी इज़ ब्यूटिफुल फिल इन द ब्लैंक्स ब्रेव। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो याद रखिए, जब यहाँ पे दो शब्द हैं और दोनों पॉजिटिव शब्द हैं, सकारात्मक है, ब्यूटीफुल सुंदर ये एक पॉजिटिव शब्द है, सकारात्मक की कोई खूबसूरत है, ब्रेव मतलब बहादुर ये भी सकारात्मक शब्द है। तो जब भी दो सकारात्मक शब्दों को, पॉजिटिव शब्दों को जोड़ना है तो बीच में एंड का इस्तेमाल होता है, एंड का, तो ये हो जाएगा डी। अगर वही रहता सी इज़ ब्यूटीफुल फिल इन द ब्लैंक्स ब्रेव की जगह रहता कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाक, लेकिन मतलब गलत तरीके से चालाक, मतलब धूर्त, तो यहाँ पे हो जाता बट, फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाता बट, लेकिन चूंकि दो पॉजिटिव है तो यहाँ पे एंड होगा, सी इज़ ब्यूटीफुल एंड ब्रेव। 17वां, ऑल द डिसीजंस फिल इन द ब्लैंक्स आर लाइकली टू बी टेकन बाई कंसेंसस। यहाँ पे क्या, दो बातों को जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो होता है हाउएवर, मतलब जो भी हो, लेकिन डिसीजन जो है वो कंसेंसस मतलब आम सहमति से ही लिया जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हाउएवर। 18वां, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही फिल इन द ब्लैंक्स हिज मनी।
मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति है वो याद नहीं कर पा रहा है कि उसने अपने पैसों को कहाँ रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, चूंकि ये पास्ट में, कुड नॉट रिमेंबर मतलब याद नहीं है उसको, वेयर ही, तो हमेशा यहाँ पर भी पास्ट ही आएगा। तो पास्ट यहाँ पे देखिए, ये भी पास्ट में नहीं है, ये भी पास्ट में नहीं है, ये भी पास्ट में नहीं है, सिर्फ एक ही है, हैड डिपॉजिटेड, मतलब उस बुजुर्ग व्यक्ति को याद नहीं है कि उसने अपने पैसे कहाँ जमा किए हैं। 19वां, सी हैड फ्रिक्वेंट टूथएक्स, मतलब उसको हमेशा, मतलब अक्सर टूथएक्स होते रहते हैं, सो सी डिसाइडेड टू, तो कभी भी याद रखिएगा डिसाइडेड टू के साथ हमेशा V1 ही आता है। तो V1 यहाँ पे सिर्फ इसी में है, रिमूव हर टीथ, जैसे कि यूज्ड टू के साथ हमेशा V1 ही आता है। जैसे कि गांधी जी यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब गांधी जी सुबह में टहला करते थे, यूज्ड टू के साथ V1 मतलब वॉक। उसी तरीके से डिसाइडेड टू के साथ V1 आता है, रिमूव हर टीथ। तो यहाँ पे देखिए हैविंग हर टीथ रिमूव्ड, ये तो V1 में है नहीं, ये भी V1 में नहीं है, ये भी V1 में नहीं है, एक ही है, मतलब V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का पहला फॉर्म जो होता है, तो ये हो जाएगा रिमूव हर टीथ। 20वां, एट वन टाइम मिस्टर राम फिल इन द ब्लैंक्स दिस सुपरमार्केट, तो यहाँ पे किसी पुराने समय को याद करते हुए कहा जा रहा है कि एक समय था जब मिस्टर राम, आगे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो जब भी पुराने समय को याद किया जाए तो उसके साथ V2 लगता है। V2 यहाँ पे सिर्फ एक ही में है, ओन्ड, मतलब एक समय था जब मिस्टर राम इस सुपरमार्केट के मालिक थे, वो इसको ओन करते थे। 21वां, आर यू रियली डिजायर, 21वां प्रश्न, आर यू रियली डिजायरस फिल इन द ब्लैंक्स विजिटिंग जापान, तो डिजायरस के साथ हमेशा ऑफ आता है, मतलब क्या आप जापान को विजिट करने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं, काफ़ी डिजायरस हैं, तो डिजायरस के साथ हमेशा ऑफ आता है। 22वां, द स्काई इज ओवरकास्ट वी फिल इन द ब्लैंक्स द स्टॉर्म विल सून बर्स्ट, मतलब आकाश में काफ़ी काले बादल छाए हुए हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं, वी एक्सपेक्ट द स्टॉर्म विल सून बर्स्ट, मतलब जो आंधी आने वाली है वो जल्द ही आ जाएगी। 23वां, द कैंडिडेट्स एक्सपीडिशन वाज फिल इन द ब्लैंक्स फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लैरिटी, मतलब जो कैंडिडेट का जो अभियान था वो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर इट्स ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्तता, क्लैरिटी मतलब काफ़ी क्लियर है, तो यहाँ पे हो जाएगा रिमार्केबल, मतलब जो कैंडिडेट का जो अभियान था वो काफ़ी असाधारण था, रिमार्केबल का मतलब होता है असाधारण था, क्यों, क्योंकि इसमें काफ़ी क्लैरिटी थी और काफ़ी ब्रेविटी मतलब संक्षिप्तता थी। तो इससे पहले आगे बात करें, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए, आप लोगों का थोड़ा सा प्यार काफ़ी खुशियाँ लेकर आता है हमारे लिए। तो आइए देखते हैं आगे। तो 24 से 31 तक जो प्रश्न है वो बेसिकली सिनोनिम्स है, मतलब आपको एक ऐसे ऑप्शंस में दिए गए ऐसे शब्द को चुनने हैं जो कि इस दिए गए मीनिंग का सबसे बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस करता हो इसको। तो देखते हैं पहला, डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, तो यहाँ पे दिया है ग्रेट, हार्ड वर्किंग, कंसीटेड या प्राउड, तो आप समझ गए होंगे हार्ड वर्किंग मतलब कड़ा मेहनत करने वाला, मतलब परिश्रमी, यही इस वर्ड को बेस्ट एक्सप्लेन करता है, तो डिलीजेंट का ये सिनोनिम हो जाएगा हार्ड वर्किंग। बाकी ग्रेट का मतलब होता है महान, आप जानते हैं। कंसीटेड का मतलब होता है अभिमानी, अभिमान करने वाला। प्राउड मतलब हो जाता है वो भी गर्व, तो बेस्ट यही हो जाएगा हार्ड वर्किंग। 25वां, प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता, कि कौन किसके ज़्यादा समीप है, निकटता, तो इसका हो जाएगा नियरनेस, नियरनेस मतलब सबसे ज़्यादा करीबी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब हो जाता है संबंध, तो ये तो इसका लॉजिक होगा नहीं, यहाँ पे बैठेगा नहीं। बाकी रेपट, रेपट का मतलब होता है घनिष्ठता, घनिष्ठता, तो ये भी इसमें नहीं होगा, नियरनेस करीबी है, घनिष्ठता अलग हो जाता है, तो नियरनेस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गारुलस, गारुलस का मतलब होता है मतलब बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो, तो इसका हो जाएगा टॉकेटिव, टॉकेटिव मतलब होता है बातूनी जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो। ग्रम्पी होता है तुनक मिजाजी, मतलब जल्दी गुस्सा कर जाने वाला, ग्रम्पी मतलब तुनक मिजाजी। अगला देखते हैं जेनिथ, जेनिथ का मतलब होता है मतलब चरम बिंदु पर, मतलब सबसे ऊपर एकदम पराकाष्ठा पर कोई व्यक्ति है, जेनिथ उसी को बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा सिनोनिम पिनेक्कल, पिनेक्कल का मतलब यही होता है चरम बिंदु, पराकाष्ठा, यही होता है। इन दोनों का जो सिनोनिम हो जाएगा जेनिथ का वो हो जाएगा पिनेक्कल। आइडियल मतलब आदर्श जानते हैं, रियलिटी मतलब सच्चाई, होप मतलब आशा या उम्मीद, तो ये सब तो लॉजिक बनता नहीं है, सिर्फ पिनेक्कल ही होगा। 28वां, फैलेसी, फैलेसी का मतलब हो जाता है भ्रम या भ्रांति, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिस्टेकन बिलीफ,
मतलब कुछ ऐसी विश्वास जो कि गलती से हो गई हो, तो उसी को कहते हैं मिस्टेकन बिलीफ, मतलब कोई भ्रम आ गया हो, कोई भ्रांति आ गई हो। 29वां प्रश्न, बीकन। बीकन मतलब होता है इशारा करना या बुलाना, लेकिन यहाँ पे बीकन्ड है मतलब इशारा किया या बुलाया, तो इसका हो जाएगा कॉल्ड, मतलब इस बुलाना। कॉल्ड का मतलब होता है बुलाया गया, तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेंट मतलब भेजा। एक्विटेड मतलब बरी हो गया या मुक्त हो गया। एक्यूज्ड मतलब आरोप लगाया गया, आरोपी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कॉल्ड मतलब बुलाया गया, इसका सिनोनिम हो जाएगा। 30वां, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, मतलब हठी प्रवृत्ति के लोग, तो इसको बोलते हैं स्टबबर्न, ये इसका सिनोनिम हो गया, मतलब सेम मतलब हो गया दोनों का, स्टबबर्न। प्रिटी मतलब खूबसूरत होता है, जानते हैं। क्लेवर चालाक। सिली मतलब मूर्ख, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टबबर्न। 31वां, डिक्रिपिट्यूड। इसका मतलब होता है दुर्बलता, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा फीबलनेस। फीबलनेस मतलब दुर्बलता। क्राउड मतलब भीड़। डिजीज मतलब रोग, आप जानते हैं, तो ये इसका होगा नहीं, ये सब कोई लॉजिक बनता नहीं है, फीबलनेस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 32 से 34 जो है, इसमें क्या आपको एंटोनिम बताना है। एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो 32वां पहला दिया हुआ है रिपेल। रिपेल का मतलब हो जाता है हटाना या त्यागना, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, जो जस्ट उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा अट्रैक्ट, मतलब आकर्षित करना। रिपेल मतलब त्यागना, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना। 33वां, अपेलिंग। अपेलिंग का मतलब होता है डरावना, कोई भयानक चीज, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंसोल करना, मतलब किसी को सांत्वना देना। बाकी तो हॉरिफाइंग भी डराना, स्कैरिंग भी डराना, शॉकिंग भी मतलब होता है किसी को आश्चर्य कर देना, डराने के सेंस में ही, तो ये भी नहीं होगा, तो सी हो जाएगा कंसोलिंग इसका एंटोनिम। 34वां, पेसिफाई। पेसिफाई मतलब शांत कर देना, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा इनरेज, मतलब भड़काना, किसी को उकसाना, ये हो जाएगा इसका अपोजिट मतलब एंटोनिम, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 35वां प्रश्न, तो 35 से लेकर 42 तक जो है वो बेसिकली मुहावरे हैं, तो आपको दिए गए मुहावरे का सही मतलब बताना है, दिए गए ऑप्शन में से आपको सही मतलब बताना है इन मुहावरों का। तो देखते हैं पहला, द सेक्रेटरी हैड द इंफॉर्मेशन एट हर फिंगर टिप्स। तो ये जो अलग कलर से मैंने डिनोट किया है यही मुहावरा है, एट हर फिंगर टिप्स, मतलब कुछ भी उंगलियों पर हाजिर रहना, तो इसका मतलब हो जाएगा रेडिली अवेलेबल, मतलब एकदम तैयार होना उंगलियों पर, तो इस मुहावरे का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेडिली अवेलेबल, मतलब एकदम तैयार होना। 36वां, कंसोलिंग हर डॉटर, मतलब अपनी डॉटर को, बेटी को सांत्वना देते हुए, द मदर सेड, माँ ने कहा, दैट देयर वॉज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब गिरे हुए दूध के ऊपर रोना कोई फायदे का काम नहीं है, मतलब जो दूध गिर गया है उस पर रोने से क्या फायदा। तो इस मुहावरे का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यही, कंप्लेनिंग अबाउट एन इवेंट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, मतलब एक ऐसे चीज़ के बारे में बात करना जो बदला नहीं जा सकता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि खतरा मोल लेना। जैसे अक्सर कंपनीज में ये बातें होती है, जब कोई स्टाफ अपने बॉस से खराब तरीके से बात करता है तो बाकी के जो स्टाफ होते हैं वो आपस में बातें करते हैं, ही इज टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब वो खतरा मोल ले रहा है, बॉस से पंगा ले रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 37 का, वो हो जाएगा बी, टू फेस डेंजर, मतलब वो खतरों से खेल रहा है। 38वां, शी कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड एंड देयर फॉर नो बडी कैन बी फ्रेंड हर फॉर लॉन्ग, मतलब एक लड़की के बारे में बात किया जा रहा है कि वो हमेशा सी कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, मतलब वो कभी नरम कभी गर्म हो जाती है, मतलब मूड के हिसाब से कभी गुस्सा हो जाती है, कभी प्यार से बात करने लगती है, और यही वजह है कि कोई भी ज़्यादा समय तक उसका दोस्त नहीं रह पाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 38 का, वो हो जाएगा सी, बीइंग फ्रेंडली एट वन मोमेंट एंड अनफ्रेंडली एट नेक्स्ट, मतलब कभी दोस्ती दिखाती है, कभी अगले ही पल झगड़ा कर लेती है। तो ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड का यही मतलब होता है कि कभी अच्छे से रहना, अच्छे मूड में, और कभी खराब मूड में। 39, इन स्पाइट ऑफ दिस रिसेंट फाइनेंशियल ट्रबल्स, मतलब किसी के बारे में बात किया जा रहा है, अशोक के बारे में बात किया जा रहा है कि हाल में देखा जाए कि उसको कितनी फाइनेंशियली मतलब ट्रबल आए, कितनी परेशानियाँ आई, लेकिन फिर भी हैज़ नॉट लर्नड, उसने मतलब नहीं सीखा है, क्या नहीं सीखा है, टू कट हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लोथ। तो बेसिकली ये मुहावरा ये है कि चादर के बाहर वो पैर पसार रहा है, बेसिकली इसका मतलब यही है, टू कट हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लोथ, मतलब कपड़े के हिसाब से वो कोट नहीं सिलवा रहा है, कपड़े कम है और कोट ज़्यादा अच्छा सिलवाना चाह रहा है, बेसिकली चादर के बाहर पैर पसारना चाह रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 39 का, हो जाएगा सी,
लिव विद इन हिज इनकम, मतलब वो अपने जितना उसका इनकम है उसके अनुसार वो रहना नहीं सीख रहा है। 40वां, द किंग हैड बिन मेड टू इट हम्बल प्ली। हम्बल प्ली का मतलब होता है कि मतलब नाक रगड़ना या माफ़ी मांगना, तो इसका हो जाएगा टू हैव टू अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब भी होता है माफ़ी मांगना। 41वां, द सेंट्स लाइफ, मतलब जो साधु है उसका जो जीवन है, वाज एन ओपन बुक, मतलब खुली किताब। जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं मेरी ज़िंदगी तो एक खुली किताब है, मतलब कि कोई उसमें सीक्रेट नहीं है। वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स। अगला देखते हैं 42वां, ही हैज़ अ वेरी नाइस मैनर, मतलब उसका मैनर तो बहुत अच्छा है, स्वभाव बहुत अच्छा है। बट यू वुड बेटर टेक व्हाट ही सेज, मतलब तुम्हारे लिए लेकिन फिर भी अच्छा होगा कि वो जो भी कहता है उसकी बातों को लेना, कैसे लेना, विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब वो क्या करता है बातों में हमेशा नमक मिर्च लगाकर वो अगले के सामने पेश करता है, तो उसकी बातों को ज़्यादा सीरियसली मत लेना और शक की निगाह से ही देखना। तो इसका जो हो जाएगा 42 का वो हो जाएगा ए, विदाउट होली बिलीविंग, मतलब कि उसकी बातों पे पूरा भरोसा मत करना और उसकी बातों पे थोड़ा शंका पर रखना ही रखना। 43वां प्रश्न, तो प्रश्न 43 से लेकर 50 तक जो है उसमें आपको मिस स्पेल्ट वर्ड को आपको चुनना है। तो देखते हैं 43वां, टेरिटोरियल, तो यही मिस स्पेल्ट वर्ड है। बाकी फार्मेसी, रैप्चर, रिमाइंडर सब सही है। टेरिटोरियल में ई के जगह यहाँ पे आई हो जाएगा। टेरिटोरियल का मतलब होता है क्षेत्रीय। 44वां, कार्टिलेज सही है, मैरिज सही है, कैरेज भी सही है। प्रिविलेज का स्पेलिंग गलत है, PRI, यहाँ पे प्रिविलेज का स्पेलिंग हो जाएगा PRIVILEGE। प्रिविलेज का मतलब होता है सुविधा या तो फिर सौभाग्य, आप भी इसको कह सकते हैं। 45वां, ऑटोक्रेसी, ये भी सही है। हिपोक्रेसी भी सही है, डेमोक्रेसी भी सही है। इडियोसिंक्रेसी ये गलत है, यहाँ पे सी की जगह S हो जाएगा तो ये भी सही हो जाता, इडियोसिंक्रेसी। 46वां, लेबोरेटरी, ये सही है। डिस्पेंसरी ये गलत है, यहाँ पे ई की जगह ए हो जाएगा, डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी का मतलब होता है दवा खाना। ऑब्जर्वेटरी ये सही है, फाउंड्री सही है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 47वां, गॉज ये सही है, ये गॉज ये भी सही है, अलग मीनिंग होता है। गाउडी भी सही है। गारंटी ये गलत है, गारंटी का होता है स्पेलिंग GUARANTEE, गारंटी। अगला देखते हैं 48वां, आर्चरी ये सही है। आर्डियस ये गलत है, आर्डियस का स्पेलिंग होता है ARDUOUS, आर्डुअस ये होता है इसका करेक्ट स्पेलिंग, इसका मतलब होता है दुष्कर। 49वां, ऑर्थोडॉक्स ये बिल्कुल सही है। यूफोरिया ये भी सही है। यूटिलिटेरियन ये भी सही है। एनिमीज ये गलत है, जब एनिमी का प्लुरल होता है तो वो हो जाता है ENEMIES हो जाता है एनिमीज, तो ये इसका सही होगा, ये ऐसे जो दिया है वो गलत है। 50वां, ये बॉडी पार्ट्स के नाम दिए हुए हैं, चारों के चारों बॉडी पार्ट्स के नाम, तो ओसोफेगस नहीं होता है, ये होता है एसोफेगस, ESOPHAGUS, एसोफेगस। हार्ट सही है, स्पाइन सही है, डायफ्राम सही है, ये गलत था, ई के जगह यहाँ पे ओ के जगह यहाँ पे ई हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन थे इंग्लिश के। अब आगे हम लोग हिंदी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो। चलिए अब चलते हैं हिंदी की ओर, देखते हैं अपना पहला प्रश्न। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें अभी वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो क्या है कि बोडो तो उसमें है, मैथिली भी है, डोगरी भी है, लेकिन भोजपुरी अभी तक 8वीं अनुसूची में नहीं आई है। जो लेटेस्ट जो इसमें चेंज आया था वो आया था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब संविधान संशोधन जब हुआ था 92वां, और ये हुआ था 2003 में। तो उसमें 4 भाषाएं जुड़ गई थी, एक तो बोडो थी, एक मैथिली थी, एक डोगरी थी और एक थी संथाली, लेकिन भोजपुरी आज तक नहीं जुड़ी है, तो करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा सी। दूसरा, स्वयंभू शब्द का क्या अर्थ होता है? तो स्वयंभू शब्द का अर्थ होता है स्वतः उत्पन्न, मतलब पृथ्वी या भूमि से स्वयं निकला हुआ, स्वतः उत्पन्न, उसे ही कहते हैं स्वयंभू। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? अवधी, पाली, खड़ी बोली या व्रज? तो इसमें जो है तीसरा का वो है बी, पाली। पाली जो है वो संस्कृत भाषा का ही एक
अपभ्रंश भाषा है पाली। चौथा, रामचरितमानस ये किस भाषा में लिखा गया है? भोजपुरी, मगधी, अवधी या ब्रज? तो ये लिखा गया अवधी भाषा में। रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। अब यहाँ पे निर्देश दिया गया है 5वां से लेकर 7वां नंबर तक, मतलब ये 3 प्रश्न जो आपको सॉल्व करने हैं, इसके लिए निर्देश ये है कि इसमें आपको बेमेल शब्द, मतलब जो असंगत शब्द है उसको चुनना है। शारीरिक, अधि, दैहिक या मानसिक। तो ये तीनों देखिए शरीर का एक कंडीशन है, चाहे शारीरिक हो, दैहिक हो, मानसिक हो, लेकिन अधि ये डिफरेंट है, बेमेल है, तो करेक्ट हो जाएगा अधि। छठा, मस्तक, शीश या सिर, ये तीनों सर का ही सिनोनिम है, मतलब हेड जो है हमारा उसी का सिनोनिम है, लेकिन शीर्ष ये एक अलग है, तो इसीलिए ये बेमेल हो जाएगा। सातवां, कठिनाई, जटिलता, समस्या, ये तीनों देखिए एक जैसे हैं, सिनोनिम है, पर्यायवाची है, लेकिन खेद या दुख इसको आप कह सकते हैं, ये बिल्कुल बेमेल है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7वां का हो जाएगा सी। 8 से 10 तक जो निर्देश है वो ये हैं कि आपको पर्यायवाची छांटने हैं। तो स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होता है? ब्रह्मांड, देव, यमलोक या नरक। तो स्वर्ग का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा 8वां का बी, देव। बाकी अगर आप देखिए कुछ और पर्यायवाची अगर स्वर्ग का आप देखेंगे तो स्वर्ग का पर्यायवाची होता है सुरलोक, सुरलोक, या तो फिर आप कह सकते हैं बैकुंठ, ये भी स्वर्ग का ही पर्यायवाची है, या तो आप कह सकते हैं परलोक, जैसे लोग कहते हैं ना परलोक सिधार गए, तो वही स्वर्ग सिधार गए, तो ये सब इसके स्वर्ग के पर्यायवाची हैं, और एक तो देव भी है। लेकिन जो नरक के पर्यायवाची है वो एक यमलोक है, तो ये दोनों पर्यायवाची हैं, यमलोक, नरक या जहन्नुम या दोजख, सब ये सब नरक के पर्यायवाची है। 9वां, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है दिए गए शब्दों में से? गंगा, निर्झरिणी, सरिता या यमुना। तो गंगा भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है। 10वां, रात्रि का पर्यायवाची। तो रात्रि का जो पर्यायवाची है वो है यहाँ पे विभावरी। कुछ और पर्यायवाची देखेंगे तो जैसे कि निशा, यामुनी, यामिनी, ये सब रात्रि का ही पर्यायवाची शब्द है। 11वां, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची? 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है, आपको ये बताना है। राजीव, जलद, कवलय या अंबुज। तो इसमें क्या है, 11वां में क्या है कि राजीव ये तो कमल का ही पर्यायवाची है, जलद भी कमल का पर्यायवाची है, अंबुज भी कमल का पर्यायवाची है, लेकिन कवलय जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल के और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे राजीव यहाँ पे तो दिया हुआ है, जलद होता ही है, अंबुज होता ही, इसके अलावा नीरज, फिर सरोज, पंकज, पुष्कर, अरविंद, ये सब कमल के ही पर्यायवाची शब्द हैं। 12वां, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? दृग, विप्र, व्योम या व्यय। तो इसमें आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है वो है व्योम। तो आकाश के और भी कई पर्यायवाची शब्द है, जैसे कि नभ, अंबर, आसमान, गगन, ये सब आकाश के ही पर्यायवाची शब्द है। 13वां, गणेश का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या है? तो गणेश का यहाँ पे है गजानन। और भी कई होते हैं जैसे कि लंबोदर, विनायक, मूषवाहन, मूषक वाहन, ये सब गणेश के ही पर्यायवाची शब्द हैं। वीणा पाणी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या है? रंभा, सरस्वती, लक्ष्मी या संतूर। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से सरस्वती जो है वो वीणा पाणी का ही पर्यायवाची शब्द है। 15वां, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? बाजीगर, राजराज, मधवा या तो फिर विनायक। तो इसमें से इंद्र का पर्यायवाची शब्द है मधवा। मधवा जो है वो इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। और भी कई सारे इंद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, देवराज, ये सब इंद्र के ही पर्यायवाची शब्द हैं। 16वां, कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कपाल का दिए गए ऑप्शंस में पर्यायवाची शब्द है माथा। कपाल का माथा इसमें पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं, निर्देश दिया गया है, ये सब मुहावरे हैं और इनका आपको उचित जो शब्द इसका असली जो मतलब होता है वो आपको इसमें से चुनना है दिए गए ऑप्शंस में से। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो इसका मतलब ये होता है भाग्य से कोई वस्तु अगर किसी को मिल जाता है तो लोग कहते हैं देखो अंधे के हाथ बटेर लग गया। 18वां, हथेली पर सरसों नहीं जमती, तो इसका मतलब होता है किसी भी काम के लिए समय चाहिए होता है। आप अचानक कोई काम बोलोगे तो तुरंत तो नहीं हो सकता, उसके लिए समय लगता है, तो वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं इस मुहावरे को कि हथेली पर सरसों नहीं जमती है। 19वां, 99 के फेर में पड़ना,
मतलब किसी चक्कर में पड़ जाना, ये भी मुहावरे हैं। बोलते हैं कि तुम तो 99 के फेर में पड़ गए, मतलब तुम किसी चक्कर में पड़ गए। 20वां, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो निश्चल का जो सही संधि विच्छेद है वो है निह प्लस चल, तो 20वां का हो जाएगा डी। 21वां, सप्तर्षि, इसका संधि विच्छेद क्या है? तो 21वां जो है उसका मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो है सप्त जोड़ ऋषि, इसको कहते हैं सप्तर्षि। 22वां, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या है? तो मनोयोग का संधि विच्छेद होता है मनः जोड़ योग, इसे ही कहते हैं मनोयोग। 23वां, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है प्रति जोड़ एक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक। 24वां, गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो गिरीश का है गिरी प्लस ईश, इसे ही जोड़ के बनता है गिरीश। 25वां, जानने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द है, कौन सा है? तो वो है जिज्ञासु। बोलते हैं वो बहुत जिज्ञासु है, बहुत क्यूरियस है, इंग्लिश में कहते हैं, मतलब इसको कुछ जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, क्यूरियस है। 26वां प्रश्न, 26वां प्रश्न में क्या है? देवासुर में कौन सा समास है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि समास 6 तरह के होते हैं। एक होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, फिर एक होता है कर्मधारय, कर्मधारय, फिर एक होता है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, फिर एक और होता है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, फिर एक होता है द्वंद्व और एक होता है द्विगु। यही 6 तरह के समास होते हैं। तो आपको ये बताना है कि देवासुर में कौन सा समास है। तो पहले क्या कीजिए कि देव प्लस असुर, इसको विच्छेद कर लीजिए देवासुर को, देव प्लस असुर। तो हमेशा ध्यान रखिए कि वैसे शब्द जिसमें कि दोनों ही प्रधान हो, मतलब प्रथम पद भी और उत्तर पद भी, तो देव भी प्रधान है यहाँ पे, असुर भी प्रधान है, ऐसा जब भी आए तो उसमें होता है द्वंद्व समास होता है। तो 26 का हो जाएगा डी, देव असुर दोनों ही पद प्रधान है, दोनों ही मतलब पद जो है वो प्रधान है, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। जैसे कि माता पिता, माता पिता अगर ऐसे लिखा है तो इसको आप अलग करते हैं तो क्या हो जाता है? माता और पिता दोनों ही प्रधान है, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लीजिए, राम कृष्ण, ऐसे लिखा रहता है राम कृष्ण, इसको अलग कीजिएगा तो इसके जगह हो जाएगा और, राम और कृष्ण दोनों ही प्रधान है, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 28वां में आप लीजिए, पाप पुण्य, तो इसका क्या हो जाएगा? पाप और पुण्य दोनों ही प्रधान है, तो इसमें क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो 28 का भी हम लोग सॉल्व कर लिए बी और 26 का हम लोग सॉल्व कर लिए डी। अब देखते हैं 27वां, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में क्या है? तत्पुरुष समास है। क्यों है? क्योंकि वैसे पद जिसमें क्या है? पूर्व पद जो है देश, इसमें पूर्व पद देश ये रहेगा गौण रहेगा, और ये दूसरा पद उत्तर पद जो रहेगा वो प्रधान रहेगा। प्रेम जो कि प्रधान है, देश गौण है, तो ऐसे में जो होता है वो हो जाता है तत्पुरुष समास। इसका आगे हम लोग और एग्जाम्पल लेंगे, बस इतना याद रखिएगा, प्रथम पद गौण रहेगा और सेकेंड पद प्रधान रहेगा। आइए आगे देखते हैं 29वां, सपुरुष, इसमें कौन सा समास है? सपुरुष, तो इसमें क्या है? अगर आप इसको अलग कीजिएगा तो सपुरुष मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रथम पद जो है वो विशेषण है और सेकेंड पद जो है वो विशेष्य है। तो विशेषण वो होता है जो किसी का विशेषता बताता हो, तो यहाँ पे क्या है? पुरुष का विशेषता बता रहा है, स मतलब अच्छा, अच्छा पुरुष। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा रहे कि प्रथम पद विशेषण रहे और सेकेंड पद विशेष्य रहे, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 30वां, नील गाय, मतलब वैसा गाय जो नीला है। नील मतलब विशेषण है, ये बता रहा है गाय का विशेषण बता रहा है, गाय का विशेषता बता रहा है। नील विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय। तो इन दोनों में ही 29 में भी सी हो जाएगा और 30 में ए हो जाएगा, दोनों में ही कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे कि और एग्जाम्पल इसका आप ले लीजिए, जैसे काली मिर्च, काली मिर्च ये होता है, तो इसमें क्या है? ये विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि ये मिर्च का विशेषता बता रहा है कि ये मिर्च जो है वो काली है, तो ऐसे में क्या समास हो जाएगा? कर्मधारय। अगला देखते हैं 30वां,
अनायास में कौन सा समास है? तो वैसा मतलब पद जो कि क्या है, जिसमें निषेध मतलब मनाही का बोध हो रहा हो, उसमें कौन सा समास हो जाता है? उसमें समास हो जाता है नई समास हो जाता है इसमें। तो क्या निषेध का बोध, क्या मतलब जैसे कि अनायास मतलब बिना किसी प्रयास के ही कुछ हो गया हो, अनायास मतलब गलती से इसको कह सकते हैं, तो वहाँ पे नई समास। जैसे और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि अज्ञान मतलब ज्ञान नहीं है, अज्ञानतावश मैंने ये काम कर दिया, तो वहाँ पे अनायास हो गया, तो मतलब नई समास उसमें आ जाएगा। आगे देखते हैं 32वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया है? शिशु सो रहा है, बालक फुटबॉल खेल रहा है, छात्र पुस्तक पढ़ रहा है और छात्रा पत्र लिख रही है। तो इसमें जो अकर्मक क्रिया है वो ऑप्शन ए में है, शिशु सो रहा है। अब जानिए कि अकर्मक क्रिया होता क्या है। तो कर्म रहित क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार होता है, उसे ही अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें शिशु सो रहा है, बाकी में क्या है, फुटबॉल खेल रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, पत्र लिख रहा है, तो इसमें क्या है, क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार ये सब में नहीं है। 33वां, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो ये जो है ये है ब्रज भाषा की रचना है। ये जो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है कवितावली, ये ब्रज भाषा की रचना है। 34वां, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह ये क्या है? आपको ये बताना है। जैसे अ आ ई पढ़ते हैं ना, उसमें लास्ट में होता है अंग और अ, तो ये क्या है आपको ये बताना है। तो ये बेसिकली अयोगवाह है, अयोगवाह है। 35, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन वर्णों को कहते हैं अघोष, अघोष कहते हैं उन वर्णों को। 36वां, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बेसिकली मुहावरा है, लोकोक्ति है, तो आपको बताना है इसका सही अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ सही ये है कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, मतलब आए थे किसी और काम से, करने लगे कोई और काम, तो वहाँ पे यूज़ करते आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। 37वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में ही रहता है? तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ प्राण, तो ये हमेशा बहुवचन में ही रहता है। इसके अलावा और भी कई शब्द हैं, जैसे कि आंसू, आंसू हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। होश, ये भी बहुवचन में ही रहता है हमेशा, इसके लिए बहुवचन कुछ अलग नहीं होता है। जैसे कि हस्ताक्षर, ये भी हमेशा बहुवचन में ही रहता है। और भी है जैसे कि बाल है, दर्शन है, सब बहुवचन में ही रहते हैं। 38वां, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो। 39वां, तितली किसकी रचना है? तो तितली जो है वो रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। और भी इनकी कई फेमस रचनाएं हैं, जैसे कि उर्वशी, ये इन्होंने लिखा था 1909 में। और भी है जैसे कामायनी, कामायनी, ये सब जयशंकर प्रसाद जी का है, ये इन्होंने 1935 में लिखा था। और भी है जैसे कि प्रेम पथिक, प्रेम पथिक मतलब प्रेम के रास्ते पे चलने वाले, तो ये है 1913 में इन्होंने लिखा था। तो ये सब सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की ही है। 40वां, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे राजेंद्र प्रसाद जी, इन्होंने सबसे पहले अपनी आत्मकथा को हिंदी में लिखा था। 41वां, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो ये जो उपर्युक्त पंक्तियां हैं ये किस काव्य की है, मतलब किस काव्य की ये पंक्तियां कहाँ से ये ली गई है? तो ये यशोधरा काव्य की है। यशोधरा काव्य वही है जो कि लिखा गया था मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा ये लिखा गया था, और ये लिखा गया था 1933 में। तो इसमें बेसिकली जो गौतम बुद्ध थे उनके जो गृह त्याग की कहानी है उस कहानी को इसमें वर्णन किया गया है, इस यशोधरा काव्य में वर्णन किया गया है। 42वां, कबीर दास की भाषा कौन सी थी? तो कबीर दास की जो भाषा थी वो थी सधुक्कड़ी भाषा। 43वां, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, इस वाक्य में से पर ये कौन सा कारक है? तो हमेशा याद रखिए एक टेबल जो होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, अगला होता है संप्रदान के लिए, संप्रदान में होता है के लिए, फिर होता है अपदान से,
अपदांश से, फिर होता है संबंध, संबंध कारक में होता है का, के, की, और अगला जो होता है वो होता है अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है, में या पर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पर, ये कौन सा कारक है, तो ये अधिकरण कारक है, तो याद रखिए इसमें अधिकरण कारक है। अगला देखिए 44 से 46, इसमें निर्देश दिया गया है। क्या निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि का विकल्प चुनिए। जैसे उन्नति, इसमें कौन सा संधि का यूज हुआ है, तो इसमें जो हुआ है वो व्यंजन संधि का यूज हुआ है। 45वां रेखांकित, रेखांकित में कौन सा संधि का यूज हुआ है, तो रेखांकित में दीर्घ संधि का यूज हुआ है। फिर आगे है संसार, इसमें कौन से संधि का यूज हुआ है, तो संसार में व्यंजन संधि का यूज हुआ है। 47वां क्ष जो है, ये जो वर्ण ये किसके योग से बना है, तो ये बना है आधा क, हलंत लगा है, मतलब आधा क और स, इन दोनों के मेल से बनता है क्ष। आगे बात 48वां प्रश्न, तो यहाँ पर भी क्या है, कुछ निर्देश दिए गए हैं। 48 से लेकर 50 जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आपको समास पहचानना है कि कौन सा समास है इसमें। तो 48वां में क्या है, दशानन, तो इसमें कौन सा समास का यूज हुआ है, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु। तो इसमें जो समास यूज हुआ है वो बहुव्रीहि यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि अगर इसको आप तोड़ेंगे, इसका मतलब विच्छेद करेंगे दशानन का, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 आनन, 10 आनन, तो इसका मतलब होता है 10 भुजाओं वाले। तो इसमें क्या होता है कि 10 भुजाएं किसकी है, तो 10 भुजाएं हैं रावण की, रावण की। तो बेसिकली इस समास में होता यह है बहुव्रीहि में कि न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा, बल्कि कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। जैसे दशानन, न 10 प्रधान है न आनंद प्रधान है, प्रधान है इसमें रावण जिसकी बात की जा रही है। तो ऐसे जगह क्या होता है, बहुव्रीहि। आइए एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे कि पीताम्बर, तो इसका क्या होगा, पीत जोड़ अंबर, मतलब पीला, अंबर मतलब होता है वस्त्र, मतलब पीला वस्त्र। पीला वस्त्र जो धारण करते हैं तो वो कौन करते हैं, वो करते हैं विष्णु जी। तो यहाँ पे क्या है, न तो पीत मतलब मेन शब्द है, ना अंबर, कोई तीसरा ही पद प्रधान है और वो है विष्णु जी, पीताम्बर जो धारण करते हैं। तो ऐसे समास को कहते हैं बहुव्रीहि समास। 50वां यथाशक्ति, इसका मतलब होता है कि जिसमें पहला खंड जो है वो अव्यय हो, अव्यय हो, और इसको ये भी कह सकते हैं कि पहला पद प्रधान हो। यथाशक्ति मतलब जितनी शक्ति होगी उतनी मदद की जाएगी। जैसे बोलते हैं ना, यथाशक्ति मैं मदद करूंगा, मतलब जितनी शक्ति होगी मदद करूंगा। जैसे कोई और समास, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यथासंभव, मतलब जहाँ तक संभव होगा। तो ये है अव्ययी भाव समास। तो जैसे कि यथाशक्ति मैंने बोला, यथासंभव बोला। जैसे आज जन्म बोलते हैं ना, आज जन्म मैं तुम्हारा रहूँगा, मतलब जब तक जिंदगी रहेगी, है ना, जन्म तक। तो ऐसे में अव्ययी भाव समास यूज हुआ है यथाशक्ति में। तो यही था वो 50 क्वेश्चन हिंदी का। इसके पहले हम लोगों ने 50 इंग्लिश भी किया था, फिर एक 50 पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जनरल अवेयरनेस भी किया था। मैथ को मैं अभी नहीं लिया हूँ, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैथ के भी 50 क्वेश्चन ले लूँगा दोनों साल के। तो यही था वीडियो। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए अगर आप लोगों ने कुछ भी सीखा है तो। थैंक यू सो मच।